हाँ। तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जगदीश सिंह और ये है अपना लेक्चर नंबर 3। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि किसी फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने वैसे क्या पढ़ दिया था? अभी तक हमने बायोसेवर्ट लॉ पढ़ा था। बायोसेवर्ट लॉ क्या था, एक बार मैं रिकेप कर दूं। किसी करंट कैरिंग वायर में अगर हमने करंट आई फ्लो करवा रखा है तो इसके एक छोटे से करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर की वजह से किसी पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना था? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ थीटा क्या था? आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, और आर क्या है? डीएल और पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अच्छा, इसके वेक्टर फॉर्म की बात करें तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या थी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है हमें वो किससे मिल रही थी? डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर को करने से मिल रही थी। ये हो गया था। अब उसके बाद है कि किसी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे कि मान लो ये मैंने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बना दिया, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, फाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, इसकी फाइनाइट लेंथ है कुछ। इसका कोई पॉइंट O है, ये वाला पॉइंट मान लो O है। इस O पॉइंट से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है? P है। और इस पॉइंट P पर हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या है ये? कोई करंट कैरिंग वायर है, उसमें हमने कितना करंट फ्लो करवा रखा है? मान लो I करंट फ्लो करवा रखा है इसमें। ठीक है, तो जैसे ही किसी करंट कैरिंग वायर में अपन किसी वायर में करंट फ्लो करवाते हैं तो वो अपने आसपास क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और इसकी डायरेक्शन वगैरह निकालना आपको आता है। कैसे? क्या था? राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तो करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? अंदर की तरफ, पी पॉइंट पे चाहिए। क्या था? थंब को कहाँ पे रखना है? करंट की डायरेक्शन में। आपकी को जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, वहां पे क्या करो? फिंगर्स को कर्ल करो। फिंगर्स कर्ल कैसे हो रही है? अंदर की तरफ। तो यहाँ से आपको डायरेक्शन तो पता है कि पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे होगी? अंदर की तरफ। अब इसके मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं पता, तो मैग्नीट्यूड के लिए अपन क्या करेंगे? बायो सेवर्ट लॉ का यूज करेंगे। तो बायो सेवर्ट लॉ क्या बताता है? पूरे वायर के लिए था कि करंट एलिमेंट के लिए था? तो करंट एलिमेंट के लिए था। तो इसके लिए एक अपन करंट एलिमेंट ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमने क्या लिया? एक करंट एलिमेंट ले लिया डीएल वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन किधर होती है? करंट की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैंने करंट की डायरेक्शन में ये छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर दे दिया। अच्छा, फिर उसके बाद डीएल वेक्टर की वजह से पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बायोसेवर्ट लॉ बताता है। तो उसके मैं यहाँ पे डिस्टेंस बना देता हूँ। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोल देता हूँ? आर बोल देता हूँ। ठीक है, आर वेक्टर ये हो गया। उसके बाद डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है? लेट अज्यूम थीटा है। ठीक है, और ये 90 डिग्री है। ये हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है इस O पॉइंट से P पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस O और P के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें A गिवन है। तो A डिस्टेंस में हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसके लिए हमने एक करंट एलिमेंट लिया डीएल, इन दोनों को मिलाया तो ये आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालनी आपको आती है। क्या थी? तो अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट्स लॉ, the magnetic field the magnetic field dB
ड्यू टू करंट एलिमेंट एट पॉइंट P इज क्या हो जाएगी? तो क्या था फॉर्मूला? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या है? ये एक करंट एलिमेंट की वजह से, डीएल की वजह से पी पॉइंट पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये तो केवल एक डीएल की वजह से है, हमें पूरे वायर की वजह से चाहिए। तो क्या करेंगे? एक तरीका तो है। क्या तरीका? ये वायर था तो इसके ये वाला डीएल दे दिया। अब इसकी वजह से ये इनफाइनाइट टुकड़े करने इसके, और इनफाइनाइट टुकड़े करके जो मैग्नेटिक फील्ड है उनको क्या करना है? ऐड करना है। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐड करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का। हम इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होता है? ऐड करना ही होता है। तो ये dB को ऐड करना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो कैसे मिलेगी? इक्वेशन फर्स्ट के इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन तो सेम रहेगी, द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पूरा वायर है ना, ड्यू टू होल वायर एट पॉइंट P वो क्या आ जाएगा? इस इक्वेशन फर्स्ट के इंटीग्रेशन से आ जाएगा। तो यहाँ से जो बी नेट है वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dB। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा। अब इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या होता है? जो कांस्टेंट है उनको बाहर देना होता है और जो वेरिएबल्स है उनको अंदर देना होता है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन कौन है? करंट कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, डीएल वेरिएबल है, साइन थीटा। अब थीटा जो है देखो यहाँ पे, थीटा जो है वो कांस्टेंट रहेगा कि वेरिएबल होगा? इसके लिए थीटा कितना ही है, इसके लिए थीटा क्या हो जाएगा? कुछ अलग आएगा। इस पॉइंट के लिए थीटा कुछ अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा। तो यहाँ पे थीटा वेरिएबल है। और आर क्या है? आर ये डिस्टेंस है, तो ये भी डिस्टेंस वेरिएबल है। यहाँ के लिए अलग होगी, यहाँ के लिए अलग होगी, यहाँ के लिए अलग होगी, यहाँ के लिए अलग होगी। तो यहाँ पे dl थीटा आर स्क्वायर तीनों क्या है? वेरिएबल है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? पूरी इक्वेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? उसके लिए अपन ये वाला एंगल कंसीडर कर लेते हैं, लेट ये जो एंगल है इसको मैं 5 बोल देता हूँ। कितना? 5। ठीक है। तो यहाँ से इस जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? मतलब मैं इस पूरे इंटीग्रेशन को 5 में कन्वर्ट करूंगा। अभी देखना, अब ये जो थीटा है, तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है? 180। तो यहाँ से मैं देखूं थीटा प्लस 5 प्लस 90 इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू पूछूं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस 5। तो थीटा कितना आ गया? थीटा आ गया आपके 90 माइनस 5। थीटा कितना आ गया? 90 माइनस 5। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? अगर थीटा 90 माइनस 5 है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 5। थीटा की जगह मैंने 90 माइनस 5 रख दिया। अच्छा, साइन 90 माइनस 5, 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस 5 क्या हो जाएगा? कोस 5। तो यहाँ से अपन ने साइन थीटा को तो कन्वर्ट कर दिया किसमें? कोस 5 में। इसको इक्वेशन, ये फर्स्ट है, इसको सेकंड बोल दो, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, साइन थीटा हो गया। अब उसके बाद क्या है? इस डीएल को भी मुझे किसमें चेंज करना है? 5 के टर्म्स में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, इस ट्राइंगल में आप टेन थीटा लो। मान लो ये जो लेंथ है इसकी ओ से लेके ये डीएल, तो ये जो लेंथ है इसको मैं एल अज्यूम कर लेता हूँ। ये लेंथ जो है वो कितनी है? एल है। तो यहाँ से टेन थीटा अगर मैं लूँ
तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा क्या होता है, या टेन फाइव, सॉरी मुझे फाइव में कन्वर्ट करना है ना, तो टेन फाइव, तो टेन फाइव क्या हो जाएगा, तो टेन फाइव इक्वल टू होता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के सामने वाला, तो फाइव के सामने वाला परपेंडिकुलर एल, और बेस क्या हो जाएगा ये, तो परपेंडिकुलर एल हो गया और ये हो गया, तो टेन फाइव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि एल अपॉन ए, तो यहाँ से एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू ए टेन फाइव, लेकिन हमें तो डीएल चाहिए, तो इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, तो यहाँ से फाइव के रिस्पेक्ट में, तो इसका फाइव के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, डीएल अपॉन डी फाइव इज इक्वल टू ए, तो कांस्टेंट है, और टेन फाइव का क्या होता है, तो टेन फाइव का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर फाइव, सेक स्क्वायर फाइव, तो यहाँ से डीएल की वैल्यू क्या आ गई, डीएल इज इक्वल टू आ गया ए सेक स्क्वायर फाइव और डी फाइव, तो अपना डीएल भी इसमें चेंज कर दिया मैंने, फाइव में चेंज कर दिया, अब क्या बचा, इस आर को भी चेंज करना है, तो इस आर को भी मैं, देखो आर को क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ से आप क्या लो, कोस थीटा लो, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा नहीं, मैं बार बार थीटा बोल रहा हूँ, फाइव ना, कोस कोस फाइव, तो कोस फाइव क्या हो जाएगा, कोस फाइव क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा, कोस फाइव के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस तो ये है आपके ओपी और हाइपोटेनस आर, तो यहाँ से कोस फाइव कितना हो जाएगा, बेस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया आपके ए अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया आर, तो आपको आर चाहिए तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन कोस फाइव, तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना हो गया a, और वन अपॉन कोस फाइव को मैं कह सकता हूँ, वन अपॉन कोस फाइव को मैं लिख सकता हूँ a सेक फाइव, इसको इक्वेशन थर्ड बोला था, इसको इक्वेशन फोर्थ बोल दो, इसको इक्वेशन फिफ्थ बोल दो, ठीक है, तो अपने पास जो वेरिएबल थे, एक तो डीएल था, वो भी फाइव के टर्म्स में लिख दिया मैंने, थीटा को भी लिख दिया और आर को भी लिख दिया, अब इन वैल्यूज को मैं कहाँ पुट कर देता हूँ, इक्वेशन सेकंड में, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाओ, अब जब इंटीग्रेशन में आपने फाइव लिया है तो आपको लिमिट्स भी फाइव की पुट करनी पड़ेगी, तो आपकी वायर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वाला एंगल जो है, तो मैं इसको मिला देता हूँ एक बार, एक तो ये है और एक लास्ट जो एलिमेंट होगा वो कितना होगा, ये होगा, तो इसकी लिमिट्स हम रख देंगे, इसको मान लो फाइव टू अज्यूम कर देते, तो फाइव टू से फाइव वन तक इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, तो पहले आप सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो a है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो a है ना, a ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है आपको, ये देखो 90 डिग्री पे, जैसे आप नोट करो पॉज करके, ठीक है, लिख लिया आपने, पॉज करके नोट कर देना, मैं इसको रब कर देता हूँ, तो यहाँ से अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी आ गई, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन db, और db की वैल्यू क्या थी, एक बार मैं लिख देता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अब इक्वेशन, जो भी इक्वेशन कौन कौन सी है, इक्वेशन सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से, तो बाय इक्वेशन कौन कौन सी है,
इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ से जो वैल्यूज है वो सेकंड में रख दो आप, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है उनको तो सबसे पहले बाहर दे दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, करंट आई कांस्टेंट, फिर इंटीग्रेशन में कौन है, डीएल। तो डीएल की जगह पे क्या आया था आपके, तो डीएल इज इक्वल टू आया था a sec स्क्वायर फाई डी फाई, तो ये रख दो, तो a sec स्क्वायर फाई डी फाई। साइन थीटा की जगह पे क्या आया था, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आया था, अब देखो कितना आया था, तो साइन थीटा इक्वल टू आया था अपने कोस फाई के इक्वल, साइन थीटा किसके इक्वल आया था, कोस फाई के इक्वल अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन 5 से आर स्क्वायर देखो, आर इक्वल टू ए सेक फाई है, तो इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब इसकी लिमिट्स आएगी, तो लिमिट्स आपका जो वायर है वो कहां से कहां तक है, अब देखो आपने फाई कहां से दिया है, फाई आपने इस ओपी से मेजर किया है, तो वायर जो है कहां से कहां तक है, एक तो ये इसका लास्ट एलिमेंट और ये इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका इंटीग्रेशन जो है, अब यहां से ये एंगल्स इस तरह से मेजर करना है, यानी कि यहां से ये वाला जो एंगल है इसको मैं बोल देता हूं फाई 2 बोल देता हूं, और इसको फाई 1 बोल देता हूं। अब यह इंपॉर्टेंट बात है कि आपने एक एंगल को तो कैसे मेजर कर रखा है, क्लॉकवाइज, और एक को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो आप यहां से जब नीचे आ रहे हो, यानी कि नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हो, तब इस एंगल को माइनस में दिखना है, माइनस फाई 2, और यहां से ये इस तरह से है तो इसको प्लस से दिखना है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ये वाला एंगल जो है मान लो फाई 1 है, और ये वाला एंगल कितना है, फाई 2 है, लेकिन ये नीचे की तरफ है, इस वजह से हमने क्या लिखा है, माइनस फाई 2। तो यहाँ फाई 1 और फाई 2 का जो ऑर्डर है वो कैसा है, अपोजिट ऑर्डर है। तो लिमिट क्या हो जाएगी, कहां से कहां तक है, तो माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1 तक, यही माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1 तक। तो यहां से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, a से a के कट जाएगा, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, तो क्या बचा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और ये a बचा, a कांस्टेंट है मैं बाहर दे सकता हूँ, डिस्टेंस है ना, तो इंटीग्रेशन माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1, और ये हो जाएगा कोस फाई डी फाई। अब कोस फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, साइन फाई, तो कोस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, तो यहाँ से हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, लिमिट माइनस फाई 2 से फाई 1। अब मैं इधर का मिटा देता हूँ, तो अब लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और यहाँ पे पहले अपर लिमिट, तो साइन फाई 1, फिर माइनस साइन माइनस ऑफ फाई 2। अब आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और ये आ जाएगा यहाँ पे साइन फाई 1 माइनस माइनस प्लस साइन फाई 2। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया कि किसी फाइनाइट वायर की वजह से, ये फाइनाइट वायर है, तो इस फाइनाइट के वायर की वजह से मान लो ये O पॉइंट है, तो O से A डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। यहाँ पर A क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, O से P के बीच की, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और फाई 1 और फाई 2 में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फाई 1 और फाई 2 को कैसे मेजर करना है, यहाँ से ये जो फाई 2 है वह नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस लगाया है, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे प्लस फाई 1। तो इस लिमिट क्या हो जाएगी,
-φ2 से वायर कहां से कहां तक है, -φ2 से लेके कहां तक है, यहां तक, यानी कि φ1 तक। तो sin φ1 प्लस sin φ2, तो ये हो गया आपके इसका डेरिवेशन। तो इसे आप नोट कर लो। और यहाँ पे आप इसके बारे में देखना φ1 φ2 के बारे में, तो φ1 φ2 measured in opposite direction, और कहां से, यहां से, तो अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन ओपी है, इससे परपेंडिकुलर लाइन, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे, यानी कि पॉइंट पी और वायर के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और φ1 φ2 को कैसे मेजर करना है, कहां से, परपेंडिकुलर लाइन से, यानी कि ओपी से मेजर करना है। किस तरह से करना है, अपोजिट डायरेक्शन में करना है, यानी कि φ1 को इस तरह से और φ2 को जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो पॉज करके इसको नोट कर देना, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो ये तो था कौन सा वाला, फाइनाइट वायर। तो फाइनाइट की वायर की वजह से फॉर्मूला जो आया वो कितना है, μ0/4 I/a sin φ1 प्लस sin φ2। अब इसके केस कुछ स्पेशल केस। पहला, अगर आपका वायर जो है इनफाइनाइट हो, यानी कि वायर की लेंथ कैसी हो, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या आएगी वो देखो। तो इसका स्पेशल केसेस है, तो स्पेशल केसेस, इसमें केस फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो उसकी वजह से जो आपके मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो डिफरेंस कहाँ पे आएगा। तो फॉर्मूला क्या था, फाइनाइट के लिए फॉर्मूला था आपके B इज इक्वल टू μ0/4 I/a sin φ1 प्लस sin φ2। सही है। अब जैसे ये वायर है, ये मान लो इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ मतलब ऊपर की तरफ भी इनफाइनाइट लेंथ तक है और नीचे की तरफ भी इनफाइनाइट लेंथ तक है, और आपका जो पॉइंट P है वो कितने डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे, यानी कि वायर से आपको पॉइंट P ए डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे ये जो एंगल है φ1 φ2 ये चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे φ1 और φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो φ1 φ2 की वैल्यू कितनी आएगी, चेक करो। देखो अगर वायर फाइनाइट लेंथ का है, जैसे मैं आपको कंपेयर करके 2-3 डायग्राम बनाऊं, जैसे मान लो एक ये वायर है और ये आपका पॉइंट O है और ये पॉइंट P है, तो यहाँ पे φ1 φ2 क्या है, ये φ1 है और ये φ2 है। अब जैसे जैसे आप वायर को बड़ा करोगे, जैसे वायर मान लो अब ये इतना बड़ा है और पॉइंट P ये है, तो अब देखो φ1 φ2 कैसे होंगे, ये आपके φ1 होगा और ये वाला φ2 हो गया। इसी तरह से और वायर को क्या करो, लेंथ बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, तो देखने आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे आप वायर की लेंथ बढ़ा रहे हो, ये φ1 की और φ2 की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। देखो इसकी भी कितनी सी, इतनी सी। जैसे आपने वायर को बड़ा कर दिया तो एंगल कितना हो गया ये, यानी कि ये पहले ऐसा था, फिर उसके बाद ऐसे होगा, और वायर बढ़ा दोगे तो ऐसे,
और इनफाइनाइट लेंथ का लोगे तो कैसे हो जाएगा, इस तरह से। तो जब इनफाइनाइट केस में बात करें तो इनफाइनाइट के केस में ये आपके जो फाई वन है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इनफाइनाइट के केस में फाई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, और फाई टू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो फाई वन फाई टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, दिख रहा है क्योंकि आपको देखो यहाँ फाई टू इतना सा है, जैसे जैसे वायर को बढ़ा रहे हो इसके लिए फाई टू ऐसे हो गया, और बड़ा वायर लोगे तो ऐसे, और बड़ा लोगे ऐसे, इनफाइनाइट लेंथ का लोगे तो ऐसे। तो ये कितना एंगल हो गया, यहाँ से मेजर करना है 90 डिग्री। तो इनफाइनाइट के केस में फाई वन की वैल्यू क्या होती है, 90, और फाई टू की वैल्यू भी क्या होती है, 90। तो फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट आई अपॉन ए, और ये हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 आई अपॉन ए। इस 2 से ये 4 मत काटना, क्यों, क्योंकि अपन को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू याद होती है, कितनी होती है, 10 की पावर -7। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए, किसके लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट की रिंग वायर, ठीक। अगर काटते हो तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, तो काटने पे म्यू नॉट अपॉन, और ये हो जाएगा 2 पाई आई अपॉन ए। लेकिन आप ये वाला याद रखो, ये वाला याद रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ये किसकी वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से। अब है नेक्स्ट अगला केस। अब मैं इसको क्या कर दूं, मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब, यानी कि आपका जो पॉइंट ओ है, मान लो ये पॉइंट ओ है, तो सेमी इनफाइनाइट मतलब एक तरफ से इनफाइनाइट है, एक तरफ से नहीं। और ये पॉइंट है आपके, ये पॉइंट पी है कितनी डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे। आपका वायर कैसे है, आपका वायर इस तरह से इधर कितनी देर तक है, इनफाइनाइट तक। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। तो इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो फाई वन फाई टू कितना हो जाएगा, तो फाई वन तो कितना हो जाएगा, फाई वन कैसे मेजर करना है, यहाँ से ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ मेजर करोगे तो इनफाइनाइट लेंथ का है, तो फाई वन की वैल्यू तो कितनी आएगी, 90 डिग्री। और फाई टू कैसे मेजर किया था, यहाँ से डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ वायर है ही नहीं, तो नीचे की तरफ वायर नहीं है, तो फाई टू की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री। एक बार डायग्राम देखो, फाई वन फाई टू कहाँ से मेजर किए थे, यहाँ से फाई वन था, और यहाँ से फाई टू था, नीचे वायर है ही नहीं, नीचे वायर नहीं है, इस वजह से फाई टू क्या आता है, 0 डिग्री। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, तो साइन फाई वन साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो साइन 90 1 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। ये किसकी वजह से है, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ठीक है। तो इसे आप पॉज करके नोट कर लो। ये सेकंड केस था। अब उसके बाद थर्ड केस,
थर्ड केस में क्या है, मान लो आपका जो पॉइंट पी है वो कैसे हो, आपके वायर के अलोंग हो, मतलब मान लो सेमी इनफाइनाइट वायर को मैं ऐसे बना देता हूँ, ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इधर इसकी लेंथ फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी है मान लो, और ये कोई पॉइंट पी है, इसी की एक्सिस पे, इसी की एक्सिस पे क्या है, पॉइंट पी है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, होगी नहीं होगी। देखो ये मैंने उसमें बायोसेवर्ट लॉ में बताया था, बायोसेवर्ट लॉ क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, थीटा क्या था, डीएल वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल, तो यहाँ पे देखो डीएल वेक्टर कैसे होगा, डीएल वेक्टर ऐसे होगा, और आर वेक्टर कैसे होगा, आर वेक्टर भी ऐसे होगा, तो दोनों क्या है, डीएल वेक्टर पैरेलल है किसके, आर वेक्टर के, तो डीएल पैरेलल है आर वेक्टर के, तो इनके बीच में थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 0, तो यहाँ से dB जो है वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो 0 है, तो हर dl के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 है, यानी कि अगर किसी वायर है तो वायर के एक्सिस के अलोंग कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, और मैक्सिमम कहाँ पे होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक, तो ऐसा हो केस तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0, तो इसको आप लिख लो, कैसे देखोगे, ऐसे देखना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड along the axis of wire, axis of wire is always 0, is always 0, ठीक है, और ये डायग्राम बना दो, रीजन क्या है, डीएल पैरेलल है आर के, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। अब इस पे अपन न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, दो तीन, तो इसमें न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, तो फर्स्ट आप लिखना, मान लो 5145 है, 5230 है, और करंट 2 एम्पियर, मतलब कोई वायर है इस तरह से, ठीक है, इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, फाइनाइट लेंथ का वायर है, ये पॉइंट O है, यहाँ से 10 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, ठीक है, इसको आपने इस तरह से मिलाया, तो मैंने एक एंगल दे रखा है आपको 45 डिग्री और एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो इस पॉइंट P पर क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह बतानी है इस वायर की वजह से, एक बार ट्राई करो आप पॉज करके, ठीक, मैं पॉज करके ट्राई करना, देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फाइनाइट के लिए फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, क्या क्या गिवन है, करंट दे रखा है आपको कितना है, 2 एम्पियर, ए की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, तो 10 मीटर, नहीं दे रखी हो तो आपको फिर सोचना है थोड़ा, 5 1 5 2 की वैल्यू, तो 5 1 कैसे होगा, 5 1 की वैल्यू 45 डिग्री है, और 5 2 की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, अच्छा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर माइनस 7, करंट की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर अपॉन डिस्टेंस 10 मीटर, साइन 5 1, तो साइन 45, साइन 45 कितना होता है, 1/√2 प्लस साइन 30, साइन 30 कितना होता है, 1/2, अब ये वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये है क्या किया जाए, 2√2 एलसीएम ले लो या तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 7 इंटू 2/10, यहाँ से क्या लो 2√2 एलसीएम ले दो, तो क्या आ जाएगा, √2 है यहाँ पे, तो 2 प्लस 2 है, तो क्या आ जाएगा √2, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया, 2 प्लस √2 अपॉन √2
और क्या है, ये 10 की पावर -7 है, तो कितनी हो जाएगी ऊपर जाने के बाद, 10 की पावर -8 टेस्ला। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मान लो कोई इस तरह से वायर जो है स्क्वायर शेप में, ये मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर शेप का वायर है, मतलब यानी कि इसकी साइड क्या है, ए है। इसमें हमने क्या करा दिया, करंट फ्लो करवा दिया। ठीक है, और करंट फ्लो कैसे करवा रखा है, मान लो इस तरह से, इस डायरेक्शन में करंट आई फ्लो करवा दी। और मैंने पूछा कि इसके जस्ट सेंटर पे, इसके सेंटर पे, ये इसका एकदम सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ओ बोल दो, इस सेंटर पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार ट्राई करो, क्या है ये, स्क्वायर शेप का कोई वायर है इस तरह से, साइड ए है, करंट आई है, तो आपको क्या बताना है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। एक बार पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, देखो अभी कैसे होगा। तो इसमें आपको कितने वायर्स दिख रहे हैं, फाइनाइट लेंथ के, 1 2 3 4 वायर तो एक ही है, लेकिन आपको तो फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, sin phi1 phi2 वाला। तो उसके लिए मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, और ये वाला फोर्थ पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट के लिए देखूं मैं, तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखो, ये पॉइंट्स है, तो इनको मैं यहाँ पे जहाँ पे चाहिए उससे क्या कर देता हूँ, इस तरह से मिला देता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या देना रहता है, जो फॉर्मूला होता है, B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन phi1 प्लस साइन phi2। तो यहाँ पे A जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, O पॉइंट और वायर के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो O पॉइंट और वायर कौन सा है, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, आई थिंक ये वाली होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी है, पहले तो आपको ये निकालनी है। तो कितनी है, देखो अगर ये स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाफ उसकी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2। तो यहाँ पे तो a/2 है। अब phi1 phi2 को याद करो कैसे मेजर किया था, phi1 phi2 को मेजर करना है इस लाइन से, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये वाली, इससे मेजर करना है। तो phi1 और phi2 कितना कितना होगा, आपको पता है, अगर ये स्क्वायर है तो पूरा 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 45, तो 45 90, तो ये कितना होगा 45, और ये भी 45, यही होगा, ट्राइंगल है ना, ये 90 है 45 है, तो ये कितना होगा 45। तो यानी कि phi1 phi2 कितना हो जाएगा 45। तो फर्स्ट वाले की वजह से यानी कि B1 कितना हो जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई, करंट कितना है I, डिस्टेंस कितनी है a/2 साइन phi1 कितना है 45, phi2 कितना है 45, तो साइन 45 कितना, अच्छा ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई, 2 ऊपर चला गया तो 2i अपॉन a, और ये कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2, तो क्या 2 हो जाएगा जुड़ के, मतलब √2 एलसीएम लोगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 अपॉन √2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया है, ये आ गई B1 की वैल्यू। तो B1 की वैल्यू क्या होगी, μ0 अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 4i अपॉन √2 है। अब ये तो फर्स्ट की वजह से था, सेकेंड की वजह से क्या होगा, अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो सबसे पहले डायरेक्शन देखनी है। तो इस वाले वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, तो क्या करना है, राइट हैंड में थंब को कहाँ पे रखना है, करंट की डायरेक्शन में, करंट कैसा है ऐसे, ओ पॉइंट पे फिंगर्स को कर्ल करो, कैसे हो रही है अंदर की तरफ। तो B1 की वैल्यू जो है वो कैसे है, अंदर की तरफ है, मतलब क्रॉस। 2 की वजह से देखो, 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, अंदर की तरफ, तो B2 भी क्या है, B2 भी अंदर की तरफ है।
3 की वजह से देखो, तो 3 की वजह से कैसे होगी, वायर कैसे पकड़ोगे, ऐसे फिंगर्स कैसे कर दोगी, अंदर ही कर दोगी। तो B3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, अंदर की तरफ। 4 की वजह से देखो, 4 में थंब ऐसे रखोगे, O पॉइंट ऐसे है, तो यहाँ पे भी अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, सारे हिट हो जाएंगे। अब B2 B3 B4 की वैल्यू भी यही होगी, क्योंकि स्क्वायर है ना, सिमेट्रिकल शेप है। तो B2 B3 B4 की वैल्यू भी किसकी होगी, B1 के इक्वल होगी। तो यहाँ से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी आ जाएगी, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, और डायरेक्शन अंदर की तरफ, इनवर्ड्स। और इनका आपको मैग्नीट्यूड पता है, B1 किसके इक्वल है, B2 B3 B4 के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, B नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ B1। तो 4 टाइम्स ऑफ B1 है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ B1, और B1 की वजह क्या थी, V0/4 पाई, साथ में क्या है, 4I अपॉन √2 है, √2। तो कितना हो गया है, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई आपके 4 4 16, तो 16 V0/4 पाई I अपॉन √2 है। डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन कैसे होगी, इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। ठीक है, ये स्क्वायर वाला हो गया, तो इसे आप नोट करो। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड था। अब क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में आप मान लो ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और क्या है, ये आपके पॉइंट P यहाँ पर है, कितने एंगल पे, 30 और 60, ठीक है, पॉइंट P है, और एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल मैंने आपको दे रखा है 30 डिग्री, और ये वाला एंगल दे रखा है मैंने आपको 60 डिग्री। इसमें करंट फ्लो कर रखा है I, और क्या गिवन है, और ये जो डिस्टेंस है ये मैंने दे रखी है आपको D, ये वाली डिस्टेंस। आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो आपको बताना है फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पर क्या बताना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताना है। एक बार ट्राई करो आप पोज करके। तो क्या हो जाएगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी आ जाएगी, फॉर्मूला क्या था, V0/4 पाई I अपॉन A, एक पहले फॉर्मूला देखो, साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब देखो डिस्टेंस कितनी दे रखी है D, तो A की जगह क्या आ जाएगा D। φ1 φ2 कितना है, एक 30 एक 60, ठीक है, तो φ1 30 और 60, यही किया। अगर आपने यही किया तो ये गलत है, ये अगर आपने 30 और 60 रख दिया तो क्या है, गलत है। रीजन, अब देखो मैंने लिखा था ए जो था वो क्या है, पॉइंट P की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वायर कैसे है, वायर इतना सा है, यहाँ से यहाँ तक है, आपका पॉइंट P यहाँ है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी होगी। इस वायर को ऐसे एक्सटेंड करो, ऐसे एक्सटेंड कर दिया, पॉइंट P से इस वायर वाली, इस ये जो वायर है इस पे क्या डालो, परपेंडिकुलर डालो, तो ये जो डिस्टेंस होगी
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो अगर ये आपको डिस्टेंस डी दे रखी है और ये एंगल 30 डिग्री है तो कितना हो जाएगा? डी cos 30। या फिर ऐसे समझ लो ये डिस्टेंस ए है तो यहाँ से आप cos 30 देखो, cos 30 क्या हो जाएगा? cos 30 डिग्री। तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस ये हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि a अपॉन डी। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू चाहिए तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? d cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है ना? cos 30 cos 30 √3/2। तो डिस्टेंस कितनी आ गई? रूट। तो आपको एक तो यहाँ पे गलती नहीं करनी, तो √3/2 डी आएगी डिस्टेंस। दूसरी बात है 5 1 5 2। तो मैंने देखा था 5 1 5 2 को अपोजिट तरीके से मेजर करना है, और कहां से करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है? ये वाली। तो देखो आप वो डायग्राम बनाता हूँ एक बार में। ये वायर था, तो आपने यहां से मेजर किया था 5 1 ऐसे और 5 2 ऐसे मेजर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 5 1 की वैल्यू कैसे आएगी? देखो मेजर कहां से करोगे? यहाँ से। तो 5 1 तो कितना है? 5 1 तो ये वाला, तो 5 1 कितना आ जाएगा? ये एंगल। तो ये एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है साफ साफ कि 5 1 तो कितना है? 60 डिग्री। अब 5 2 कैसे मेजर करना है? यहाँ से डाउनवर्ड्स। तो यहाँ से डाउनवर्ड्स तो है ही नहीं, वायर तो यहाँ पे, तो फिर आपको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हमें चल के ऐसे आना पड़ेगा। मतलब 5 2 इक्वल टू 30 देखोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना है। जैसे आपने 60 को ऐसे किया था ना, तो इसको ऐसे करना है। तो ऐसे चले आप, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, कहाँ पे है वायर? यहाँ पे। तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा? देखो पूरा एंगल कितना होता है? 360। तो 360 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा? 360 माइनस 30, ये क्या आएगा? 5 2 है। अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना है, ठीक है। तो 5 2 इक्वल टू 360 माइनस 30 कितना हो गया? 5 2 इक्वल टू हो गया 330 डिग्री। अब आ जाएगा आपके, तो क्या आ जाएगा? अच्छा साइन 330 की वैल्यू निकालनी आती नहीं आती? कैसे निकालोगे? तो 330 को मैं कह सकता हूँ वही 360 माइनस 30, और साइन 360 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? देखो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले में माइनस आता है क्योंकि साइन कैसा होता है? माइनस का होता है। तो माइनस क्या आ जाएगा? साइन 30 डिग्री। तो माइनस साइन 30 वैल्यू आती है इसकी। तो साइन 330 की वैल्यू क्या आ गई? माइनस साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 1 बाय कितना होता है? 1 बाय 2। तो यहाँ से नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए की जगह कितना आएगा? d√3/2। तो d√3/2। फिर क्या है? साइन 5 1। तो साइन 5 1 कितना है? कहाँ है 5 1? कितना है 5 1? देखा होगा मैंने, 60 डिग्री। प्लस साइन 5 2। साइन 5 2 कितना है? साइन 330। वैल्यूज पुट कर दो, ये ऊपर चला जाएगा 2, तो क्या हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन d√3, और यहाँ जाएगा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, और साइन 330 की वैल्यू अभी जस्ट आई थी अपने -1/2, -1/2। तो ये वैल्यू आएगी आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। अब एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, पहले आप इसको लिख लो, पॉज करके नोट कर लो। पॉज करके आप नोट कर लो। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना 5 2 की वैल्यू 30 नहीं होगी। अपोजिट डायरेक्शन मेजर करना है। कहाँ से मेजर करना है? इस परपेंडिकुलर लाइन से, ओपी से, ठीक है। ये जो डिस्टेंस थी ना, ओपी से मेजर करना है अपोजिट डायरेक्शन। अब मैं आपको दो होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, आप करना।
होमवर्क क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन लिखना। फर्स्ट है कि कोई वायर है इस तरह से, ये वायर है इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है, इसमें हमने करंट आई फ्लो करवा दिया, करंट आई फ्लो करवा दिया। इसकी साइड है कितनी है, इक्विलेटरल है, इस वजह से साइड कितनी है इसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, एक तो ये बताना है। इसका सेंटर मान लो सी है, तो क्वेश्चन है फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एट द सेंटर, है ना, एट द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब वायर को इस तरह से मोड़ रखा है। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में तो पता है ना आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो इसका यूज करके आप फाइंड करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको देता हूं मैं। मान लो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है इस तरह से, ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट कितना फ्लो करवा रखा है, आई करंट फ्लो करवा रखा है। फिर उसके बाद यहां से ऐसे ये कोई पॉइंट P है, कितनी डिस्टेंस पे, D डिस्टेंस पे, और ये वायर यहीं पे खत्म हो रहा है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर। तो D डिस्टेंस पे आपको क्या बताना है, और ये मैंने एंगल दे रखा है, ये 45 डिग्री का एंगल है। तो इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड, तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट P ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। तो ये दो क्वेश्चन है, अब ट्राई करो। तो ठीक है, आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। तो थैंक यू।